आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे गेहूं की फसल में जब बालियां बाहर आ जाए उस टाइम पर सबसे ज़्यादा पौधे को किस पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हमारे इस गेहूं के जो ये फ्लैग लीफ है, जो झंडा पत्ती, ये आखिरी टाइम तक हरी भरी बाली में अभी जो ये फूल आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल किस तरह से आए, फूल आने के बाद इसके अंदर अच्छे से पोलिनेशन मतलब परागण किस तरह से हो ताकि इसके अंदर नीचे से और ऊपर तक कंप्लीट दाने भर जाएं। अक्सर अपन देख रहे होते हैं जो गेहूं की बालियां होती हैं ना, बहुत से खेतों में उनके बीच के अंदर दाने भर जाते हैं और ऊपर और नीचे खाली रह जाते हैं। या कई बार अपन देखते हैं कि जो दानों की लंबाई या मोटाई होती है ना, वो बाली के बीच में होती है, ऊपर और नीचे दाने हैं वो छोटे रह जाते हैं। तो वो सभी दाने एक समान किस तरह से रहे, उसके लिए अपन को क्या कुछ करना चाहिए। हमारी अभी बालियां निकलने की अवस्था है, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट बालियां निकल चुकी होगी। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे जो हमारा 2 एकड़ जमीन है वो हमारी पछेती सोइंग है। इस 4 एकड़ जमीन में हमने 2 एकड़ जमीन 5 नवंबर की बुआई की थी, जो एक प्राइवेट कंपनी का रिसर्च बीज लगा रखा है हमने। और अब देखेंगे कितना उत्पादन होगा, उस टाइम पर आप लोगों को बताया जाएगा, फिर रेकमेंड भी किया जाएगा। अगर इसके अंदर कुछ दमखम दिखाई दे या फिर पीछे जो अपन पिछले साल जो वैरायटियां लगा रहे थे उनसे उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। अभी तक ओवरऑल बहुत शानदार इसके रिजल्ट हमें अभी तक दिखाई दे रहे हैं, वो तो आगे पता चलेगा। अब उस 2 एकड़ जमीन में भी 2 पार्ट है। एक पार्ट के अंदर जो 1 एकड़ जमीन है उसमें हमने 2 दिसंबर को बुआई की थी और उससे अगला जो 1 एकड़ का पार्ट है वो हमने 17 दिसंबर को बिजाई की थी। कंपनी ये दावे कर रही थी कि हमारे बीज को आप चाहे जब लगा लो, कितना ही 75 लगा लो, उत्पादन हमारा अगिती वैरायटियों के बराबर निकलेगा। तो हमने भी 1 एकड़ के अंदर उसका ट्रायल लिया है, देखते हैं। वैसे नाम तो बहुत बड़ा है बीज के मामले में, पर देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, वो आप लोगों को बताया जाएगा। हमारा एक ही उद्देश्य होता है, जिस बीज का बढ़िया उत्पादन हो, जिस पेस्टिसाइड या कोई भी फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, उनके बढ़िया रिजल्ट हो, उन्हीं को अपन रेकमेंड करते हैं। तो दोस्तों अब अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अभी जब हमारी फसल ये अगेती सोवेंगे जो 5 नवंबर की है, जो अभी बालियां निकाल चुकी है या फिर जिन खेतों के अंदर बालियां अब 2-4 दिन के अंदर निकलने वाली है। तो कुल मिला के गेहूं फसल के अंदर बालियां निकलने के बाद हमें क्या कुछ करना चाहिए। अभी अपन को जो मौसम है उसके ऊपर भी लगातार निगरानी रखनी है। क्या है कि बहुत सी वैरायटियां ऐसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाइट ले जाती है, और फिर अगर अपन सिंचाई कर रहे हैं और सिंचाई ऐसे टाइम पर कर दी हमने जब मौसम खराब हो या फिर हवाएं चल रही हो, तो आप देखोगे गेहूं की फसल है वो आड़ी गिर जाएगी। आड़ी गिरने के बाद आप लोगों को भी पता है उसका उत्पादन है ना वो डेफिनेटली 30 से और 50% तक डाउन पड़ जाएगा। इसके अलावा इस टाइम पर बहुत से खेतों में अब एक और कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देगी फंगस की। वो किसी साल आ जाती है, किसी साल नहीं आ पाती, जैसे कि येलो रस्ट है, ब्राउन रस्ट है, इस तरह की। तो उसको अपन प्रिवेंटिव में किस तरह से रोक लें। इसके अलावा इस टाइम पर जो ये फ्लैग लीफ है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर ये एकदम स्वस्थ हरी भरी होगी आखिरी टाइम तक, उतना ही ज़्यादा ये भोजन बनाएगी, और जितना ज़्यादा ये भोजन बनाएगी उतने ही ज़्यादा ये ऊपर तक बालियों तक पहुंचा पाए। जब हमारी फसल गाभावस्था थी उस टाइम पर एनपीके 05234 के साथ बोरोन का स्प्रे किया था। जिन खेतों के अंदर बोरोन की कमी पाई जाती है उन खेतों के अंदर चाहे कोई भी फसल हो, पोलिनेशन मतलब परागण अच्छे से नहीं हो पाता, उनके अंदर जो दाने बनने की प्रक्रिया है या फिर कोई भी फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया है ना वो कम रह जाती है। अगर पौधा इस टाइम पर स्ट्रेस में आ जाता है, वो चाहे पानी की वजह से स्ट्रेस में आओ या फिर प्रतिकूल मौसम की वजह से स्ट्रेस में आओ, तो कहीं ना कहीं आपका उत्पादन कम हो जाएगा। इसके अंदर जो दाने बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं छोटे रह जाएंगे। तो इस टाइम पर आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि अपने खेतों के अंदर लगातार सिंचाई जारी रखनी है। वो आपके खेत के अनुसार, आपके खेत की मिट्टी के अनुसार वो आपको सिंचाई करनी है। कुछ खेतों में अपन देखते हैं 3 सिंचाई में भी गेहूं की फसल पक जाती है, कुछ खेतों के अंदर वो 6-7 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो आप अपनी मिट्टी के अनुसार सिंचाई करते रहें। तो अब इसके अंदर जो दाने बन रहे हैं, दाने जो भर रहे हैं, दूधिया अवस्था अब इसके अंदर आएगी, तो इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी पोटास की। देखिए पौधा है वो सूर्य के प्रकाश से और नीचे जमीन के अंदर से जल और खनिज लवण लेके भोजन बनाता है अपने पत्तियों के माध्यम से। जिस तरह से ये फ्लैग लीफ है, ये जितनी ज्यादा स्वस्थ सुंदर होगी उतना ज्यादा भोजन बनाएगी। ठीक है, भोजन तो इसने बना दिया, अब उस भोजन को लेकर इन बालियों तक कौन पहुंचाए, इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा वो पोटास करेगा। और इस बाली को जितना ज्यादा भोजन मिलेगा उतनी ज्यादा इसके अंदर जो बनने वाले दाने हैं वो लंबे, मोटे, ताजा, स्वस्थ और चमकीले बनेंगे। दूसरा, पोटास की जिन खेतों के अंदर पूर्ति होती है उनके अंदर पौधे हैं ना वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से भी बचे रहते हैं, चाहे वो पर्यावरणीय तनाव हो या फिर आप जब सिंचाई कर रहे हो आपकी मोटर खराब हो जाए या फिर किसी भी कारण से आपके 2-4 दिन सिंचाई के अंदर देरी हो जाए, तो जो पोटास होता है ना उसकी बदौलत पौधे हैं ना वो उस स्ट्रेस को झेल पाते हैं। तो पोटास की इस टाइम पर इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस टाइम पर आपको यही ध्यान रखना है कि अपनी फसल के अंदर पोटास की कमी ना होने दें। आपको शुरुआत में जब आपने गेहूं की बुआई की थी उस टाइम पर अगर पोटास की आपने बेसल डोज में पूरी मात्रा दे दी थी तो भी ठीक है, अगर उस टाइम पर आप पोटास नहीं दे पाए थे तो भी ठीक है, इस टाइम पर आप पोटास की पूर्ति कर सकते हो स्प्रे के माध्यम। तो पोटास की पूर्ति के लिए अपन को अब स्प्रे करनी है इसके अंदर एनपीके 0050 की, उसके अंदर 50% पोटास है उसकी पूर्ति पौधे को हो जाएगी। अगर आपकी फसल इस टाइम पर गाभावस्था में है तो आप इस टाइम पर एनपीके 0050 की बजाय एनपीके 05234 विद बोरोन 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप और 1 किलो एनपीके 05234 इनका घोल बना के 1 एकड़ जमीन में स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा आपको ये लग रहा है कि आपकी फसल में जो ये झंडा पत्ती है वो बीमार है या इसके ऊपर आपको जंग टाइप का दिखाई दे रहा है या फिर इसके अंदर आपको पीला रतुआ की बीमारी दिखाई दे रही है, हाथ लगाते हो आप, आपका हाथ है वो पीला हो जाता है, तो आपकी फसल के ऊपर येलो रस्ट का प्रकोप हो चुका है। और येलो रस्ट अगर आपकी फसल में एक बार आ गया तो भैया मैंने अपनी आंखों से देखा है, 2 साल पहले हमारे एरिया के अंदर येलो रस्ट की बीमारी आई थी।
गेहूं का जो उत्पादन है ना, जहां पे अपन बोलते हैं कि 30 क्विंटल पर एकड़ ले लेंगे, 32 क्विंटल 35 क्विंटल तक ले लेंगे, वहीं पे उन खेतों के अंदर जो गेहूं का उत्पादन हुआ था वो 10-12 क्विंटल ही हो पाया था। और येलो रस्ट की बीमारी इतनी तेजी से फैली थी एरिया में कि किसान जब तक कुछ समझ पाते तब तक पूरे के पूरे खेत वो सूख चुके थे, खराब हो चुके थे। अगर आप लोगों को ये दिखाई दे या फिर सुनाई दे कि आपके एरिया में येलो रस्ट या ब्राउन रस्ट की बीमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको उसी टाइम पर बगैर कोई देरी किए अपने खेतों के अंदर फंजीसाइड का स्प्रे कर देना। फंजीसाइड में आपको लेना है प्रोपिकोनाजोल 250 ml पर एकड़ के हिसाब से, जो टिल्ट के नाम से आती है। इसके अलावा आप ले सकते हो टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सस्ट्रोबिन जो नेटिव बायर के नाम से आती है, 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे कर सकते हो। या फिर आप इसके अलावा एक अडामा कंपनी का कस्टोडिया का नाम था, जिसके अंदर टेबुकोनाजोल और एजोक्सिस्ट्रोबिन ये कॉम्बिनेशन पाया जाता है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हो 200 से 250 ml पर एकड़ के हिसाब से। ये स्प्रे आप लोगों को उसी अवस्था में करना है जब आपको ये लगे कि हाँ यार हमारे खेत के अंदर येलो रस्ट या ब्राउन रस्ट की बीमारी है, वो कहीं ना कहीं आ सकती है या फिर दिखाई दे रही है, या फिर कुछ वैरायटियां होती है जिनके अंदर ये अक्सर आ जाती है, उनके अंदर आप प्रिवेंटिव में भी स्प्रे कर सकते हो। तो दोस्तों इस टाइम पर आप लोगों को ये सभी काम कर लेने हैं, निश्चित तौर पर आपका जो गेहूं का उत्पादन होगा अब की बार बढ़िया निकलेगा। तो हमारी ये बताई हुई बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए।